सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग वुलन अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी दोस्त को बचाने की विनती करता है, लेकिन तभी एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट होकर दुष्ट आत्मा साधक को रोक देता है। भयानक टकराव की शुरुआत होती है जहां नए आगंतुक की अपार शक्ति साफ झलकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हवा में अनगिनत धमाकों की एक श्रृंखला गूंज उठी जब खून से भरी आंखों के गोले गहरे सुनहरे रंग की बाधा पर जा टकराए। लेकिन जब हमला थमा तो वो बाधा अब भी खड़ी थी, पूरी तरह सुरक्षित और अखंड। जैसे अचानक वो प्रकट हुआ था, वैसे ही उसकी दमनकारी आभा भी शांत हो गई और आसपास का स्थान स्थिर हो गया। फिर उस रहस्यमय अजनबी की दाहिनी भुजा फैलकर किसी अमानवीय रूप में बदल गई। उसने उसे ऊपर उठाया और ईवल सोल मास्टर की ओर झपट्टा मारा। उसकी भुजा से 5 गहरे सुनहरे रंग की किरणें निकली जो मानो स्वर्ग को भी चीर सकती थी। ईवल सोल मास्टर भय, सदमे और आश्चर्य में बस देखती रह गई। वो उस हमले से बच ही नहीं सकती थी। ये आदमी आखिर कितना शक्तिशाली है। मजबूर होकर उसने हवा में मौजूद हजारों खूनी नेत्रों को अपने शरीर की ओर खींच लिया और उनसे एक कच्चा कवच बना लिया। उसके माथे पर एक रक्तिम प्रकाश चमक उठा और उसकी पीठ से लाल रंग के पिशाचिया पंख फूट पड़े। उसने खुद को संभालते हुए अपने रक्त निर्मित तलवार से वार किया और लाल किरणों की बौछार छोड़ दी। भयानक गर्जना हुई और धरती कांप उठी। दोनों प्रचंड हमले आपस में टकराए। आत्मशक्ति के तीव्र उतार चढ़ाव ने स्वयं अंतरिक्ष को चीर डाला। धुएं और धूल के बादल से वो स्त्री बाहर जा गिरी। वो सैकड़ों मीटर दूर जा टकराई। उसके युद्ध कवच पर 5 गहरी दरारें थीं। यदि वो कवच न होता तो वो चिथड़े चिथड़े हो जाती। तुम लिमिट डुलुओ हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। वो स्वयं 3 शब्द युद्ध कवच की स्वामिनी और एक हाइपर डुलुओ थी। फिर भी वो आदमी बिना कवच के ही उसे दबा रहा था। इसका एक ही अर्थ था, वो सच्चा लिमिट डुलुओ था, ऐसा अस्तित्व जिसका एक पैर देवताओं के क्षेत्र में होता है। बिना एक पल गंवाए वो स्त्री रक्त के बादल में बदल गई और हर दिशा में फैलते हुए भाग निकली। कुछ ही क्षणों में वो गायब हो गई। वो उसके पीछे नहीं गया, वो सीधे तांग वुलिन और गुयुए के पास आया। उसकी भुजा सामान्य आकार में लौट आई। वो गुयुए के सामने घुटने टेक कर बोला, यंग मिस। गुयुए ने हल्का सा सिर हिलाया और तांग वुलिन के पास जाकर बैठ गई। उसने उसके गाल को सहलाया और एक कोमल प्रकाश उसके चेहरे में समा गया। सूजन तेजी से कम हो गई। क्या तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें उसे मारने क्यों नहीं दिया? हाँ, दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, हमें हर चीज का उपयोग करना चाहिए। फिर उसने हाथ हिलाकर कहा, तुम जा सकते हो। हाँ, वो अंधेरे में ओझल हो गया। गुयुए कुछ देर तांग वुलिन को देखती रही, फिर चुपचाप उसके सीने पर सिर रखकर लेट गई। ये लोग पागल हो गए हैं, ज़ेन हुआ गुस्से से बोला। मू ये ने कहा, बच्चे ठीक हैं, लेकिन हेवेंडू सिटी अब उतनी सुरक्षित नहीं लगती। हमें फेडरेशन और श्रेक एकेडमी को बताना होगा। जब तांग वुलिन को होश आया, उसने खुद को गर्माहट में लिपटा पाया। मैं जिंदा हूँ? उसका शरीर पूरी तरह ठीक था। ज़ेन हुआ अंदर आया। ओह, तुम जाग गए? तांग वुलिन ने मुस्कुराया। अंकल मास्टर। ज़ेन हुआ ने सारी बात सुनी। वुलिन, क्लास के लिए तैयार हो जाओ। कार में तांग वुलिन ने धीमे से कहा, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। गुयुए ने सिर हिलाया और उसका हाथ थाम लिया। कैंपस पहुंचकर ज़ेन हुआ ने उसे एक अंगूठी दी। तांग वुलिन ने अंगूठी पहनते हुए कहा, अंकल मास्टर, ये। ज़ेन हुआ ने तांग वुलिन की बात काटते हुए कहा, इस बार जो परेशानी में तुम फंसे वो मेरी वजह से थी, इसलिए माफी के तौर पर मैंने तुम्हें वो अंगूठी उपहार में दी है। उसके अंदर तुम्हारा मैचा रखा हुआ है। तांग वुलिन का मुंह खुला का खुला रह गया। एक ऐसी स्टोरेज रिंग जिसमें पूरे मैचा को रखने की क्षमता हो, वो तो अनमोल खजाना थी। पूरे डोलुओ महाद्वीप में ऐसी अंगूठियों की संख्या शायद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। अंकल मास्टर, ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तांग वुलिन सदमे में अपनी सीट पर सिकुड़ गया। ज़ेन हुआ ने जबड़ा कसते हुए कहा, बस बहुत हुआ, ले लो। तांग वुलिन की सारी हिचकिचाहट तुरंत गायब हो गई और वो हंस पड़ा। अगर आप जोर दे रहे हैं तो मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। ज़ेन हुआ के सख्त चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लालची बच्चा, अब जल्दी से क्लास जाओ। तांग वुलिन मुस्कुराया, फिर वो और गुयुए गाड़ी से उतर गए और भागते हुए निकल पड़े। वे दोनों देर न होने को लेकर बेहद चिंतित थे। ज़ेन हुआ उन्हें देखता रहा, फिर उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। उसने ड्राइवर की ओर देखा और कहा, मुझे इनरकोर्ट ले चलो। एचएएफ गाड़ी ऊपर उठी और सीधे श्रेक एकेडमी की गहराइयों में उड़ गई। किसी ने उन्हें नहीं रोका और वे 1 ही मिनट में पहुंच गए।
ज़हन हुआ गाड़ी से उतरा और इनर कोर्ट के द्वार से अंदर चला गया। हालांकि वो अपनी एचएएफ गाड़ी के साथ लगभग पूरे डोलुओं में कहीं भी जा सकता था, लेकिन श्रेक अकादमी का इनर कोर्ट एक अपवाद था। सम्मानवश उसे यहाँ उतरकर पैदल ही जाना पड़ता था। ज़हन हुआ ने ताज़ी हवा में सांस ली और सी गॉड्स आइलैंड की ओर बढ़ा। झील के पास पहुंचते ही उसने रफ्तार बढ़ाई, पानी की सतह पर हल्की परछाइयों की तरह दौड़ता हुआ द्वीप पर पहुंच गया। फिर वो रुककर प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही क्षणों बाद जोशी आया और सिर हिलाकर अभिवादन किया। चलो, पवेलियन मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जोशी आगे आगे चला और दोनों द्वीप के केंद्र की ओर बढ़े। वहां एक विशाल पेड़ के सहारे टिका हुआ एक बड़ा लकड़ी का घर था। यही था सी गॉड्स आइलैंड और श्रेक अकेडमी का हृदय, सी गॉड्स पवेलियन। श्रेक अकेडमी की सर्वोच्च सत्ता सी गॉड्स पवेलियन के मास्टर के हाथों में थी। पवेलियन मास्टर दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों में से एक था। फेडरेशन भी उसकी सलाह के बिना नीतियां तय नहीं कर सकता था। इसकी ताकत को नज़रअंदाज करना असंभव था। घर का अंदरूनी हिस्सा सादा और देहाती था, जो इसकी महानता के बिल्कुल विपरीत था। बीच में एक लंबी लकड़ी की मेज थी, जिसके दोनों ओर 8 लोग बैठे थे और एक व्यक्ति सिरहाने पर बैठा था। कुल 9 लोग। जुओशी ने ज़हन हुआ को आगे बढ़ने का इशारा किया। बिना हिचकिचाहट ज़हन हुआ जाकर मेज़ के अंत में अपनी सीट के पास खड़ा हो गया। जुओशी उसके बाद आया और सिरहाने से चौथी सीट पर बैठ गया। अगर तांग वूलन यहाँ होता तो देखकर दंग रह जाता कि इस शक्तिशाली समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है। वही युवा व्यक्ति जो पहले होली स्पिरिट डुओलुओ के साथ झूले पर बैठा गुलाबी माहौल का आनंद ले रहा था। वो सुंदर था, चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान थी और देखने में केवल 20 के उत्तरार्ध का लगता था। सभी लोग उसे श्रद्धा से देख रहे थे। याली उसके दाईं ओर थी, पहली सीट पर। दूसरी ओर एक लंबा बूढ़ा व्यक्ति था, जिसका चेहरा चांदी जैसा पीला था। फेंग वुयू भी मौजूद था और जुओशी के सामने बैठा हुआ था। उसके पास वाली सीट पर एल्डर काई थी। ये सभी लोग श्रेक अकेडमी के स्तंभ सी गॉड्स पवेलियन के बुजुर्ग थे। मेज की सिरहाने उनका नेता बैठा था, पवेलियन मास्टर। नमस्कार योर एमिनेंस, ज़हन हुआ ने सिर झुकाकर कहा। पवेलियन मास्टर मुस्कुराया और बैठने का इशारा किया। हालांकि ज़हन हुआ दुनिया का एकमात्र जीवित डिवाइन ब्लैकस्मिथ था, फिर भी वो इस व्यक्ति का अनादर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कई साल पहले ज़हन हुआ के जन्म से भी पहले पवेलियन मास्टर ने अपनी शक्ति से दुनिया को हिला दिया था। कहा जाता था कि यदि देवताओं का क्षेत्र बंद नहीं होता तो वो कब का देवता बन चुका होता। उसकी रक्षा में श्रेक अकेडमी की स्थिति अडिग थी। कोई भी श्रेक अकेडमी को उकसाने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि फेडरेशन भी नहीं। इसी कारण श्रेक शहर एक स्वायत्त शहर था। ज़हन हुआ, कृपया हमें पूरी स्थिति बताओ, पवेलियन मास्टर ने कहा। ज़हन हुआ ने सिर हिलाया और हत्या के प्रयास और तांग वूलन के अपहरण की पूरी घटना बताई। जब तुम पहुंचे तब वहां युद्ध के निशान थे? पवेलियन मास्टर ने पूछा। हाँ, ज़हन हुआ ने एक छोटा धातु का उपकरण निकाला और वीडियो प्रोजेक्ट किया। वीडियो देखने के बाद सभी गंभीर हो गए। ये बहुत भीषण लड़ाई लगती है, एल्डर काई ने कहा। वो इविल सोल मास्टर कम से कम हाइपर डुओलुओ स्तर की थी। जिसने उसे भगा दिया वो भी कम से कम हाइपर डुओलुओ होगा। पवेलियन मास्टर ने वीडियो के एक हिस्से को ध्यान से देखा। डस्क गोल्ड रेड क्लॉ। सब चौंक गए। याली ने कहा, डस्क गोल्ड रेड क्लॉ बेहद दुर्लभ है। मैंने किसी को इसे इस स्तर तक विकसित करते नहीं सुना। पवेलियन मास्टर बोला, ये निश्चित रूप से वही है और ये अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। जुओशी, क्या तांग वूलन के पास भी ये नहीं है? जुओशी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसका अलग है। वो गोल्डन ड्रैगन रेड क्लॉ है। क्या आप कह रहे हैं कि बचाने वाला स्पिरिट पगाड़ा से हो सकता है? पवेलियन मास्टर ने हल्का सिर हिलाया। बहुत संभव है। गू यूए स्पिरिट पगाड़ा की कोर शिष्या है और हेवनली फीनिक्स डुओलुओ उसकी मास्टर है, एल्डर काई ने कहा। पवेलियन मास्टर हल्का सा असहज हुआ, फिर खांस कर बोला, मैं स्पिरिट पगाड़ा से पुष्टि करूंगा। अब ईविल सोल मास्टर पर चर्चा करते हैं। पवेलियन मास्टर ने कहा, ईविल सोल मास्टर्स हाल के दिनों में और अधिक दुस्साहसी होते जा रहे हैं। अब हम उनके खिलाफ नरमी नहीं बरत सकते, लेकिन उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। हम केवल शहरों की सुरक्षा मजबूत कर सकते हैं और सैन्य बलों को निगरानी के लिए तैनात कर सकते हैं। फेडरेशन ने भी उनसे बदला लेने के लिए हमारी सहायता मांगी है और मैंने हमारी ताकत उधार देने पर सहमति दे दी है। हमारे इना कोर्ट के छात्र भी ईविल सोल मास्टर्स के दमन अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा हम टैंग सेक्ट के साथ मिलकर एक मुखबिर नेटवर्क बनाएंगे ताकि उनकी साजिशों का पता लगाया जा सके और हमें पहले से चेतावनी मिल सके। जैसे ही किसी को कुछ जानकारी मिलेगी, तुरंत दूसरे पक्ष को सूचित किया जाएगा। समझ गए, सभी बुजुर्गों ने एक साथ कहा। पवेलियन मास्टर आगे बोलते उससे पहले ही एल्डर काई ने बात काटते हुए कहा,
पवेलियन मास्टर, पहले एक छोटा सा विषय है। स्टार लुओ से आया प्रतिनिधि मंडल चाहता है कि हम अपने कुछ छात्रों को उनके एक अकेडमी में छात्र विनिमय कार्यक्रम के लिए भेजें। उन्होंने कुछ कागज उसे थमाए। ये रहा उनका प्रस्ताव। पवेलियन मास्टर ने कुछ सेकंड तक कागज पलटे, फिर मुस्कुराकर कहा, उन्हें बता दो कि ये छात्र विनिमय हमें स्वीकार है। हम आउटर कोर्ट की पहली और दूसरी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्रों को भेजेंगे। मान लो 10 छात्र, और वू जैंगकोंग इस दल का नेतृत्व करेंगे। हमारी हाल की दोनों कक्षाएं बेहतरीन हैं, खासकर नवीनतम वाली। वो टैंग वुलन हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है, इसलिए उसे इस समूह में शामिल करना। ये उसे ईविल सोल मास्टर्स की नज़र से दूर रखने का अच्छा मौका होगा। जेन हुआ ने यह सुनकर दांत भींच लिए। वो कुछ कहना चाहता था, फिर चुप रह गया। ज़ुओशी ने कहा, पवेलियन मास्टर, वो बच्चे अभी बढ़ रहे हैं। अगर हम उन्हें अभी भेज दें तो? पवेलियन मास्टर ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। स्टार लुओ का प्रतिनिधि मंडल तुरंत वापस नहीं जाएगा। इस दौरान हम जाने वाले छात्रों पर अतिरिक्त संसाधन लगाएंगे ताकि वो तेजी से प्रगति कर सके। ये केवल संबंध मजबूत करने के लिए एक साधारण विनिमय है। हमें इनर कोर्ट के वरिष्ठ छात्रों को भेजने की जरूरत नहीं, बस हमारे सबसे अच्छे युवा छात्रों को भेजना काफी है। एल्डर काई ने सिर हिलाया। विनिमय लगभग आधे साल बाद होगा। तब तक हम उम्मीदवारों की एक सूची बना सकते हैं। तो तय रहा, पवेलियन मास्टर बोले। यूएर, छात्रों की शॉर्टलिस्ट और चयन का काम तुम संभालो। समझ गई, काई यूएर ने उत्तर दिया। इसके बाद चर्चा फिर से ईविल सोल मास्टर्स के खिलाफ रणनीति पर लौट आई। उधर टैन वुलेन और गू यूए पूरी तरह अनजान थे कि पर्दे के पीछे क्या योजनाएं बन रही हैं। वो कक्षा में पहुंचे। आज वू जैंगकोंग के जगह शैनी पढ़ा रही थी। देर होने के बावजूद उन्होंने उन्हें अंदर आने दिया। ओ, हमारे क्लास प्रेसिडेंट आखिर आ ही गए। इतना देर से? कहीं मौज मस्ती में समय का होश तो नहीं उड़ गया? शिया हंसते हुए बोला, हाँ, मैं सच में बहुत मजे कर रहा था। अगली बार तुम्हें भी चखने दूंगा, तब समझोगे। उसकी बात सुनकर बाकी सब असहज हो गए। गू यूए ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माहौल अजीब हो गया। क्लास के बाद शनी ने कहा, टैंग वुलन और गू यूए, तुम दोनों रुक जाओ। ऑफिस में उन्होंने पूछा, इतनी देर क्यों हुई? बताओ क्या हुआ? टैंग वुलन ने सिर खुजाते हुए कहा, हम एक ईविल सोल मास्टर से टकरा गए थे और लगभग मर ही गए थे। फिर उसने पूरी घटना विस्तार से बताई। शनी का चेहरा पीला पड़ गया। ईविल सोल मास्टर्स इतनी हिम्मत कर रहे हैं? हाँ, टैंग वुलन बोला, उन्होंने मेरे अंकल मास्टर की हत्या करने की कोशिश भी की। शनी ने गहरी सांस ली। ठीक है, इस बार देर होने की सजा माफ है, लेकिन याद रखना, कुछ ही दिनों में 3rd ग्रेड से मुकाबला है। जीतने की तैयारी करो। अगर आप ऐसा कहेंगी तो हम पक्का हार जाएंगे, टैंग वुलन हंसा। शनी ने आंखें तरेरी। अगर जीते तो तुम्हारी टीम के सभी सदस्यों के 1 वर्ड बैटल आर्मर के लिए सारी सामग्री एकेडमी देगी। सच में? टैंग वुलन की आंखें चमक उठी। समय तेजी से बीत गया और मुकाबले की पूर्व संध्या आ पहुंची। पहली और दूसरी कक्षा के छात्र लगातार रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। उधर 3rd ग्रेड के छात्र आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वो बच्चे हमें चुनौती दे रहे हैं? हास्यास्पद। एक छात्र हंसा। उनके क्लास प्रेसिडेंट ली चैनकन ने शांत स्वर में कहा, उन्हें कम मत आंको। मैंने सुना है कि पहली और दूसरी कक्षा में कुछ असाधारण छात्र हैं। पास बैठा ये वू बोला, बॉस, चिंता मत करो, उनके सबसे मजबूत छात्र भी सिर्फ रैंक 40 के आसपास हैं। ये वू, अपनी ये घमंड वाली आदत कब ठीक करोगे? एक सौम्य परंतु दिल को चीर देने वाली आवाज गूंजी। जैसे ही ये मधुर पर कठोर फटकार येवू के कानों में पड़ी, वो चौंक कर सीधा खड़ा हो गया और आवाज की दिशा की ओर मुड़ते हुए बोला, बिग सिस मो, ये तो बस मजाक था। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इसे पूरी गंभीरता से ले रहा हूँ। एक युवती अलौकिक गरिमा के साथ आगे बढ़ी और ली कियानकुन के पास बैठ गई। उसके लंबे काले बाल लहरों की तरह उसकी पीठ पर गिर रहे थे। उसके रूप में अंधकार और प्रकाश दोनों की श्रेष्ठता झलक रही थी, विशेषकर उसकी आंखों में। उसके चेहरे की सुंदरता संगमरमर की मूर्ति जैसी ठंडी और परिपूर्ण थी। वो नारित्व का सजीव प्रतीक थी, लेकिन उसकी सुंदरता के बावजूद ये स्पष्ट था कि उस बर्फीले मंदिर को भेदने की कोशिश करने वाले को जोरदार ठंडक का सामना करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि उन बच्चों के पास कम से कम 2 सोल फ्यूजन स्किल्स हैं, जिनमें से एक सेल्फ सोल फ्यूजन है।
वे प्रकाश और अंधकार दोनों तत्वों का उपयोग संयुक्त कौशल में करते हैं। उनकी टीम का लगभग हर सदस्य रैंक 40 से ऊपर है। कुछ के पास विभिन्न स्पिरिट अलॉय से बने बैटल आर्मर के हिस्से भी हैं। मैं नहीं मानती कि वो हमारे बराबर है, लेकिन जिस शक्ति अंतर पर तुम इतना भरोसा कर रहे हो वो उतना बड़ा नहीं है जितना तुम सोचते हो। अगर हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो हम खुद अपनी बेइज्जती के निर्माता बनेंगे। मो जुए ने अपने मधुर परंकु कठोर स्वर में कहा। मो जुए तीसरी कक्षा की उप अध्यक्षों में से एक थी। वो रैंक 51 की सोल किंग और तीसरी कक्षा की दूसरी बैटल आर्मर मास्टर थी। उसकी मजबूत और निस्वार्थ प्रकृति के कारण उसे अपने सहपाठियों में ली कियानकुन से भी अधिक सम्मान प्राप्त था। उसने कई सहपाठियों की सहायता की थी। उसकी ईमानदारी और सहानुभूति ने उसे तीसरी कक्षा के स्तंभों में से एक बना दिया था। माना जाता था कि वो और ली कियानकुन निश्चित रूप से भविष्य में इनर कोर्ट में प्रवेश करेंगे। वे शैक्षणिक वर्ष के अंत में होने वाली प्रवेश परीक्षा देने के लिए तैयार थे। यदि वे उस अग्नि परीक्षा को पार कर लेते तो इनर कोर्ट में प्रवेश सुनिश्चित था। ली कियानकुन ने उसकी ओर देखते हुए भौं उठाई। 2 सोल फ्यूजन स्किल्स कितनी शक्तिशाली हैं? मो जुए ने सिर हिलाया। मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार वे बहुत बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे पास बैटल आर्मर है। जब हम आर्मर पहनते हैं तो हमारी ताकत एक सामान्य सोल सेज के बराबर हो जाती है। उसने घंटियों की झंकार जैसी हंसी हंसी और आगे बोली, फिर भी मुझे मानना होगा कि हमारी जूनियर्स वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली है। मैंने सुना है कि उनमें से एक पहले ही 6ठे दर्जे का ब्लैकस्मिथ बनने के करीब है। उसी ने उनके बैटल आर्मर के लिए स्पिरिट अलॉय बनाए हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उन अलॉयज का हार्मनी रेट 80% से ऊपर बताया जा रहा है। जब हम इनर कोर्ट की परीक्षा पास कर लें और 2 वर्ड आर्मर बनाना शुरू करें तो हमें उस ब्लैकस्मिथ की जरूर बात करनी चाहिए। ली कियानकुन उसकी मंशा समझ गया और हल्की मुस्कान से बोला, तो हमें अपने जूनियर्स पर ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए, हमें खुद पर काबू रखना होगा। मो जुए ने सिर हिलाया। हम सामान्य तरीके से ही मुकाबला करेंगे, हमें केवल टीम बैटल जीतना है, इसलिए हम उन्हें कुछ मैच जीतने दे सकते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। रणनीति के अनुसार क्यों न तुम और मैं अलग अलग मुकाबलों में जाएं, हम में से एक टीम बैटल में और दूसरा किसी एक ड्यूअल में। इस तरह हमें कम से कम 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, तय रहा। तुम किस में हिस्सा लोगी? मो जुए मुस्कुराई। मैं एक ड्यूअल लूंगी। अगर वे हमारी अपेक्षा से अधिक मजबूत हुए तो मैं टीम बैटल में भी शामिल हो जाऊंगी, लेकिन यदि शुरुआती मैचों में हम हावी रहे तो मैं उसमें हिस्सा नहीं लूंगी। ली कियानकुन हंसा। ठीक है। प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा था और तांग वुलिन आखिरी तैयारियों में व्यस्त था। मुझे और बन दो, तांग वुलिन कुर्सी से टेक लगाते हुए बोला। शू लिजी चिंतित दिखा। बॉस, क्या आप सच में इतना खा सकते हैं? क्या आपका पेट नहीं भरता? दुर्भाग्य से पिछले कुछ महीनों में तांग वुलिन की भूख 50% बढ़ गई थी। उसे अब तृप्ति का एहसास ही नहीं होता था। अगर मैं अभी पर्याप्त नहीं खाऊंगा तो दोपहर में खून की ऊर्जा खत्म हो जाएगी और लड़ाई के बीच तुम मुझे बन नहीं दे पाओगे। आउटर कोर्ट के हर छात्र की निगाहें इस प्रतियोगिता पर थीं। तीसरी कक्षा सबसे मजबूत मानी जाती थी, क्योंकि ऊपरी कक्षाओं के छात्रों को अब इनर कोर्ट में प्रवेश का मौका नहीं मिलता था। ये नई पीढ़ी के चमकते सितारों की भिड़ंत थी। युवान येहुई और युए ज़ेंगझड़ सबसे पहले पहुंचे। स्टेडियम में कदम रखते ही वे सैकड़ों निगाहों का दबाव महसूस कर सकते थे। निरीक्षण मंच पर एल्डकाई, याली और अन्य शिक्षक बैठे थे। वू झनकोंग ने टीम की ओर देखते हुए पूछा, तैयार हो? तैयार। पहले ड्यूअल के लिए युआन येहुई जाएगी। युआन येहुई ध्यान में बैठ गई। दूसरी ओर तीसरी कक्षा की ओर से शिक्षक सोंग लिन ने कहा, वूरुई, पहला मैच तुम्हारा है, ज्यादा सख्ती मत करना। वूरुई रैंक 48 का कंट्रोल टाइप था। उसका मार्शल वोल हेवन बुक था और वो तीसरी कक्षा का सबसे शक्तिशाली नियंत्रण विशेषज्ञ था, लेकिन ड्यूअल उसके लिए कमजोर पक्ष था। सोंग लिन, जो तीसरी कक्षा की शिक्षकों में से एक थीं, श्रेक एकेडमी की प्रशिक्षिका थीं। इस प्रतियोगिता में उनका किसी भी हालत में पहली या दूसरी कक्षा की टीम को पूरी तरह कुचलने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा करना छात्रों के विकास और प्रगति के लिए फायदेमंद नहीं होता। आखिरकार वे सभी छात्र ही थे और इतनी निर्दयता दिखाने का कोई कारण नहीं था। इसी सोच के साथ उन्होंने तीसरी कक्षा के शीर्ष 5 छात्रों में से एक वू रुई को पहले मुकाबले के लिए भेजा। दूसरी कक्षा चाहे किसी को भी उतारे, वू रुई उन्हें पूरी तरह रौन नहीं देगा, लेकिन वे उसे आसानी से हरा भी नहीं पाएंगे। बिना भारी कीमत चुकाए उसे हराना असंभव था। एल्डर काई मंच से उतरी और चांदी की चमक में गायब हो गईं। अगले ही पल वो मंच पर प्रकट हुईं और बोली, पहले द्वंद्व के प्रतिभागी मंच पर आएं।
दोनों सिरों से दो आकृतियां आगे बढ़ीं और दर्शक दीर्घा में जोरदार जयकारे गूंज उठे। वो रुई हल्के से हवा में उछला और पंख की तरह हल्का होकर मंच पर उतरा। उसका रूप किसी विद्वान जैसा था, एक रहस्यमय और अलौकिक आभा के साथ। एक हाथ आगे और दूसरा पीछे रखे, उसके बाल पूरी तरह सलीके से पीछे की ओर सजे हुए थे, एक भी लट बिखरी नहीं थी। हल्की मुस्कान के साथ उसने दर्शकों की ओर हाथ हिलाया। उसका पूरा व्यक्तित्व किसी साधु जैसा प्रतीत होता था। अगर अकेडमी में प्रेम संबंध वर्जित न होते तो वो निश्चय ही सबसे मशहूर प्लेबॉय में से एक होता। युआन एन ये हुई जोरदार धमाके के साथ मंच पर उतरी। उसने हमेशा की तरह पुरुष वेश धारण किया हुआ था, जिससे उसके असली नैन नक्श धुंधले लग रहे थे। जैसे ही वो मंच पर आई, दूसरी कक्षा की ओर से जोरदार तालियां और जयकारे गूंज उठे। मैं तीसरी कक्षा का वू रुई हूँ, उसने चमकदार मुस्कान के साथ कहा। उसके चेहरे पर न तो घमंड था और न ही तिरस्कार। ये एकदम परफेक्ट सुंदर लड़के वाली मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के दिलों को छू ले। मैं दूसरी कक्षा की युआन एन ये हुई हूँ, उसने बेरुखी से कहा। तो तुम दूसरी कक्षा की अध्यक्ष हो? सुना है तुम्हारे पास जुड़वा मार्शल सोल है, कमाल है। खैर, शुभकामनाएं। युआन एन ये हुई उसे घूरती रही, बिना कुछ कहे, भावहीन चेहरे के साथ। वो रुई बोलता ही गया। अगर मुश्किल लगे तो खुद पर जोर मत डालना, चिंता की भी जरूरत नहीं। मैं शुरुआत में हल्के हाथ से खेलूंगा। आखिर मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अगर मेहनत करोगी तो एक दिन तुम भी मेरी तरह मजबूत बन जाओगी। किनारे खड़ी सॉन्ग लिन का माथा ठनकने लगा। वो रुई की हर बात उसे और शर्मिंदा कर रही थी। लड़का ताकतवर था, लेकिन उसे चुप रहना नहीं आता था। बस करो, ये बकवास बंद करो, एल्डर काई गरजी। ओह एल्डर काई, मैं तो बस जूनियर से दोस्ताना बात कर रहा था। एल्डर काई ने उसे घूरा। मुकाबला शुरू करो। जूनियर बहन, सावधान रहना। वुरुई अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि युआन एन ये हुई झपट पड़ी। उसका पैर जमीन पर जोर से पड़ा और वो उसकी ओर कूद पड़ी। उसका शरीर फूलने लगा और उसका तीसरा सोल स्किल सक्रिय हुआ, डायमंड टाइटन। वुरुई की आंखें फैल गईं। अरे, तुम तो बहुत बड़ी हो गई। युआन एन ये हुई की मुट्ठी नीचे गिरी, लेकिन उससे पहले ही तेज हवा का झोंका उसे दूर उड़ा ले गया। ये वुरुई की नियंत्रण क्षमता थी, जो आक्रमण प्रकार पर स्वाभाविक रूप से भारी पड़ती है। नीली रोशनी में एक मोटी किताब उसके सामने प्रकट हुई और पहला पन्ना खुला। अनगिनत मोटी बेलें बाहर निकली और युआन एन ये हुई को जकड़ने लगी, लेकिन वे बेलों को चीरती हुई आगे बढ़ती रहीं। ये चाल ठीक नहीं थी यूनियर, मुस्कुराया वुरुई, और अगला पन्ना पलटा। रोशनी चमकी और वो गायब हो गया। अगले ही पल वो 10 मीटर दूर प्रकट हुआ। तांग वुलेन आश्चर्य से बोला, पौधे और अंतरिक्ष, दोहरी विशेषता। वू जैंग-खोंग ने समझाया, उसका मार्शल सोल हेवन बुक है। हर सोल रिंग से एक नया पन्ना खुलता है और वो उसमें एक सोल स्किल संग्रहित कर सकता है। युआन एन ये हुई ने अपनी शक्ति बढ़ाई और बेलों को फाड़ दिया। तुम सच में ताकतवर हो, वुरुई हंसा। इस बार बेलों की बाढ़ सी आ गई। युआन एन ये हुई सीधे उसकी ओर दौड़ी, बेलों को तोड़ती हुई। उसने मुक्का मारा और हवा का विस्फोट भेजा। वुरुई ने शीशे बुलाए, मिरर रिफ्लेक्शन। हवा का हमला पलटकर उसी पर लौट आया। स्थिति बिगड़ते देख युआन एन ये हुई ने दांत भीजे। उसका शरीर छोटा हुआ और काले बैंगनी फ्लामें भड़क उठीं। वो अपने फॉलन एंजल रूप में बदल गई। काले पंख फैल गए और अंधकार की तलवार उसके हाथ में आ गई। एक झटके में वो वुरुई के सामने पहुंच गई। अरे, ये तो लड़की बन गया, वुरुई चिल्लाया और टेलीपोर्ट हो गया। सुनहरी रोशनी उतरी और युआन एन ये हुई की एक प्रतिकृति बन गई। रेप्लिकेशन, वुरुई का चौथा सोल स्किल। युआन एन ये हुई ने तुरंत अंधकार फैला दिया। कर्टन ऑफ डार्कनेस। अंधेरे में टेलीपोर्टेशन की प्रभावशीलता कम हो गई। अब चाहे वुरुई कहीं भी जाए, युआन एन ये हुई उसकी स्थिति तुरंत जान लेगी। वुरुई स्तब्ध रह गया। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले तीसरी कक्षा ने यूएनएन ये हुई की पूरी जांच पड़ताल कर ली थी, क्योंकि वो दूसरी कक्षा की क्लास प्रेसिडेंट थी और सबसे बड़ा संभावित खतरा मानी जाती थी। उनकी किसी भी भविष्यवाणी या रणनीतिक आकलन में ये संभावना शामिल नहीं थी कि वो पहले मुकाबले में उतर आएगी। यूएनएन ये हुई के बारे में उनका मूल्यांकन था कि वो एक पावर असॉल्ट टाइप सोल मास्टर है, जिसके पास बेहद शक्तिशाली दूर मार और नज़दीकी हमले हैं, और वो दूसरी कक्षा की चैंपियन है। सभी ने एक मत से माना था कि उसकी ताकत को कम आंकना बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन उनकी जासूसी में ये बात सामने नहीं आई थी कि उसके पास फॉलन एंजल मार्शल सोल भी है। जब वुरुई को पहली बार पता चला कि उसका सामना यूएनएन ये हुई से होगा, तो वो बेहद खुश हुआ था। उसकी क्षमताएं किसी पावर टाइप प्रतिद्वंद्वी के लिए एकदम सही काउंटर थीं। अपनी कंट्रोल क्षमताओं और अधिक सोल पावर के दम पर वो आसानी से लंबी लड़ाई जीत सकता था, लेकिन यूएनएन ये हुई ने तुरंत अपने फॉलन एंजल मार्शल सोल पर स्विच कर लिया। फॉलन एंजल सोल में गति, शक्ति और नियंत्रण तीनों मौजूद थे।
ये एक सर्वोच्च और लगभग निर्दोष मार्शल सोल था जिसमें कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं थी, यहाँ तक कि हेवेंस बुक भी फॉलन एंजल के सामने फीकी पड़ रही थी। वो रुई ने प्रतिकृति की मदद से कुछ समय तो खरीद लिया, लेकिन असली और नकली के बीच का अंतर साफ था। ऊपर से डार्कनेस का पर्दा मैदान पर छा जाने से टेलीपोर्टेशन की क्षमता भी दब गई थी। उसे कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी, वो कमजोर पड़ रहा था और बुरी तरह फंस चुका था। वो रुई चालाक और बुद्धिमान था। वो अच्छी तरह जानता था कि वो कितने बड़े नुकसान में है। सामने एक ऐसी प्रतिद्वंद्वी थी जिसके पास ट्विन मार्शल सोल थे और दोनों का रिंग लेवल उसके अपने मार्शल सोल के बराबर था। सोल पावर के मामले में भी वो उसे पछाड़ नहीं सकता था, फिर भी वो पीछे नहीं हट सकता था। हार कोई विकल्प नहीं थी। डार्कनेस के पर्दे की गहराइयों में अचानक एक चमकदार प्रकाश का गोला फूटा और फैलने लगा, जिसने अनंत अंधकार को पीछे ढकेल दिया। उस रोशनी के केंद्र में हेवेंस बुक थी, जो पहले से कई गुना बड़ी हो चुकी थी। वो रुई का शरीर फिर से दिखाई देने लगा। उसके पेट से सफ़ेद रोशनी की लहरें निकलीं और पूरे शरीर में फैलकर एक चमकदार चेस्ट प्लेट का रूप लेने लगी। उसकी आभा शक्ति से उफन रही थी। फिर उसने हाथ झटका और उसके स्टोरेज रिंग से कई वस्तुएं निकलकर चेस्ट प्लेट से जुड़ गईं। कुछ ही पलों में उसके कंधों पर पॉल्ड्रन, हाथों में गॉन्टलेट्स और कमर पर फॉल्स आ गए। बस हेलमेट और पैरों का कवच ही बाकी था। अब वो कुल 6 चमकते हुए सफ़ेद बैटल आर्मर के टुकड़ों से लैस था। उसका कवच डिज़ाइन में साधारण था और वो उनसे फ्यूज़ नहीं हो सकता था, लेकिन उनकी ताकत बढ़ाने की क्षमता बेहद ज़बरदस्त थी। उसने हेवेंस बुक पर हाथ फेरते हुए पन्ने पलटे और बेलों को बुलाया। ये बेलें पहले से कम 30% बड़ी थीं। पल भर में वो पूरे अरीना में फैल गईं और यूएनएन येहुई के लिए एक विशाल जाल बन गया। 6 टुकड़ों का बैटल आर्मर, जैसा कि तीसरी कक्षा के सदस्य से उम्मीद की जाती थी। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। वो रुई एक जीनियस था जो 20 साल की उम्र तक वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बन सकता था। वो इनर कोर्ट का संभावित उम्मीदवार था। यही तीसरी कक्षा के सबसे शक्तिशाली कंट्रोल टाइप छात्र की असली ताकत थी। यूएनएन येहुई ने ठंडा सा सूंघा और आसमान की ओर देखा। फिर उसने कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। उसकी अंधेरी आभा जोर से फट पड़ी। एक बैंगनी किरण आसमान में जा घुसी, फिर उसकी आभा शांत हुई और उसके पंख और बड़े हो गए। उसकी आंखें गहरे मरून रंग की हो गईं और उसके पीछे काले बैंगनी रंग का घूमता हुआ शून्य बन गया। ये उसका तीसरा सोल स्किल था, फॉलन एंजल डिसेंड्स। उसने अपनी तलवार घुमाई और अनगिनत किरणें निकलकर आने वाली बेलों को चिथड़ों में बदलने लगी। फिर उसने पंख फड़फड़ाए और सीधे वो रुई की ओर झपट पड़ी। मुझे नहीं पता तुम्हें जूनियर ब्रदर कहूं या जूनियर सिस्टर, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। डूलों में बैटल आर्मर मास्टर सबसे महान इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। उसका कवच और हेवेंस बुक दोनों चमकने लगे और आपस में गूंजने लगे। उसने ऊपर से एक और प्रकाश किरण बुलाकर यूएनएन येहुई पर प्रहार किया। ये उसकी प्रतिकृति के साथ किया गया एक कॉम्बो अटैक था। अब प्रतिकृति पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी क्योंकि उसे बैटल आर्मर से सशक्त किया गया था। वो यूएनएन येहुई की ताकत का 70% तक दोहरा सकती थी। मेरे बैटल आर्मर के साथ मेरी सोल पावर अब 2 गुनी देर तक चलेगी और मेरी प्रतिकृति भी और मजबूत हो गई है। तुम्हारा डार्कनेस का पर्दा अब मेरी टेलीपोर्टेशन को नहीं रोक पाएगा। मैं लगातार टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकती। हार मान लो और बाद के मुकाबलों के लिए अपनी ताकत बचा लो। वो रुई ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसकी बेलें भी हमले में शामिल हो गईं। अब यूएनएन येहुई चारों ओर से घिर चुकी थी। बैटल आर्मर पहनते ही वो रुई ने फिर से बढ़त हासिल कर ली थी। फिर भी यूएनएन येहुई की निगाहें शांत और अडिग थीं। एक वार में उसने प्रतिकृति को पीछे ढकेल दिया। फिर वो अचानक जम गई, मानो पत्थर की मूर्ति बन गई हो। ये क्या कर रही है? वो रुई ने उलझन में देखा, लेकिन अपने हमले नहीं रोके। बेलें एक के बाद एक यूएनएन येहुई को बांधने के लिए बढ़ीं, जबकि प्रतिकृति अपनी अंधेरी तलवार लेकर उस पर फिर से झपट पड़ी। लेकिन ठीक हमले पड़ने से पहले यूएनएन येहुई के चारों ओर एक स्याही काला सोल रिंग प्रकट हुआ। ये उसके फॉलन एंजल सोल का चौथा सोल रिंग था। ये काला सोल रिंग उसके बाकी पीले रिंगों से कहीं विशाल और भयानक था। काला रंग मतलब 10,000 वर्षीय सोल रिंग, और ये निश्चित ही किसी 10,000 वर्षीय स्पिरिट सोल से आया था। उसके पीछे मौजूद धुंधला शून्य सघन होकर एक परिपक्व छाया रूप यूएनएन येहुई में बदल गया। वो आगे बढ़ा और प्रतिकृति के वार के साथ ही यूएनएन येहुई को अपने भीतर समेट लिया।
फिर प्रतिकृति भी अंधकार में निगल ली गई। ये आखिर क्या था? वू रुई ने अरीना में नजर दौड़ाई और एक और प्रतिकृति बुलाने के लिए पन्ने पलटे। वो ये स्किल अब तक छिपाकर रखे हुए थी, यही उसकी असली ताकत थी। लेकिन जब प्रतिकृति की रोशनी यूएनएन येहुई पर पड़ी तो कोई प्रतिकृति नहीं बनी। उसने उसकी क्षमता का प्रतिरोध कर लिया। दर्शक दीर्घा में मौजूद हर छात्र स्तब्ध रह गया, यहाँ तक कि यूएनएन येहुई की अपनी टीम भी। उसने चुपके से 10,000 वर्षीय सोल रिंग कब हासिल कर ली? यूएनएन येहुई के शरीर पर फैला अंधकार और बढ़ गया। उसका कद 3 मीटर तक पहुंच गया, जबकि फॉलन एंजल की विशेषताएं बनी रहीं। उसके हाथ की दैवी दानवी तलवार पूरी तरह ठोस हो गई। बैंगनी ब्लेड पर रून चमकने लगे और बैंगनी चिंगारियां लपकने लगीं। उसकी आंखें गहरे बैंगनी रंग से चमक उठीं। उसके कंधे पर एक छोटा 3 पंखों वाला बैंगनी देवदूत बैठा था, जिसकी आंखों में वू रुई के लिए खूंखार चमक थी। यही उसका नया 10,000 वर्षीय स्पिरिट सोल था। उसने अपनी दानवी तलवार घुमाई और अरीना में गरजती हुई गड़गड़ाहट गूंज उठी। वू रुई ने टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन भयभीत होकर महसूस किया कि वो कर नहीं पा रहा है। क्या उसने अंधकार के नियंत्रण से मेरे आसपास की जगह सील कर दी है? ये कैसे संभव है? उसने समय खरीदने के लिए बेलों की बौछार यूएनएन येहुई की ओर भेजी, लेकिन उसका सारा संघर्ष व्यर्थ था। येवू की मार्शल सोल थी फ्लेम बॉडी। ये एक ऐसी मार्शल सोल थी जो आक्रमण और रक्षा दोनों को एक साथ जोड़ती थी। लेकिन उसने एक अनोखा रास्ता चुना था। अपने आसपास की हवा को नियंत्रित कर बड़े विस्फोटक अग्नि विस्फोट पैदा करके वो स्वयं को आगे की ओर धकेलता था, जिससे वो एक असामान्य फुर्ती प्रकार एजिलिटी टाइप बन गया। अपनी क्षमताओं के तालमेल के कारण उसकी गति उससे एक रिंग ऊपर वाले किसी भी फुर्ती प्रकार से भी तेज थी। हालांकि वो इस चौंकाने वाली रफ्तार को केवल सीधी रेखा में ही दिखा सकता था। अपने भरपूर युद्ध अनुभव के भरोसे वो सिद्धुओं ने समझ लिया कि आमने सामने की टक्कर में वो नुकसान में रहेगी, इसलिए वो बगल की ओर हट गई। उसका फैसला सही साबित हुआ। पीछे मुड़कर उसने देखा कि येवू एक विशाल घुमाव लेते हुए वापस उसकी ओर आ रहा है। उसने अपनी मार्शल सोल को बुलाया। शक्ति उसकी मांसपेशियों में लहराने लगी और वो पहले से अधिक लंबी दिखाई देने लगी। उसके बालों में काले और सफ़ेद रंग की धारियां उभर आईं, गर्दन पर बाल उगाए, उसकी बाहें मोटी और ठोस हो गईं और नाखून पंजों में बदल गए। उसका रूपांतरण पूरा हुआ। ये था उसका व्हाइट टाइगर फॉर्म। अब ये वो घूमना पूरा कर चुका था और तेजी से वू सिद्धुओं की ओर बढ़ रहा था। उसे उसका भारी भरकम रूप देखकर झटका लगा। आखिर आजकल लड़कियों को क्या हो गया है? सबकी मार्शल सोल इतनी भयानक क्यों होती है? सफेद धुंध सी रेखा बनाते हुए वू सिद्धुओं ने अपनी बाहें फैलाईं और पंजे तैयार किए। इस बार वो सीधी टक्कर लेगी। ये वो बिजली की तरह तेज था। एक पल बाद ही दोनों टकरा गए। धमाका! टक्कर के साथ आग की लपटें फूट पड़ी। वू सिद्धुओं 1 दर्जन मीटर पीछे फिसल गई, लेकिन खड़ी रही। दूसरी ओर येवू की गति पूरी तरह रुक गई। शक्ति प्रकार और फुर्ती प्रकार की भिड़ंत में शक्ति प्रकार भारी पड़ता है। यही कारण था कि वू सिद्धुओं ने व्हाइट टाइगर मार्शल सोल को चुना। उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ जाने से वो आसानी से किसी फुर्ती प्रकार को बाधित कर सकती थी। दोनों का खून उबल रहा था। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। येवू ने जोरदार गर्जना की। उसके चारों ओर की लपटें जीवित सी हो उठीं। नारंगी से बदलकर वे जेड हरे रंग की हो गईं और तापमान तेजी से बढ़ गया। हवा कांपने लगी। दूर खड़ी वू सिद्धुओं भी गर्मी महसूस कर सकती थी। वू सिद्धुओं का व्हाइट टाइगर अभी अपरिपक्व था। उसके पास केवल 3 सोल रिंग थी और दूसरा स्पिरिट सोल भी नहीं मिला था। उसकी तीसरी सोल रिंग चमकी। सुनहरी रोशनी उसके फर पर बिखर गई और उसकी शक्ति और बढ़ गई। एक कदम आगे बढ़ाकर उसने येवू पर छलांग लगा दी। येवू बगल में मुड़ा और अखाड़े के चारों ओर पागलों की तरह दौड़ने लगा। वो फुर्ती प्रकारों में एक अजीब अपवाद था। वो चपलता पर नहीं, बल्कि अत्यधिक गति से पैदा होने वाले टक्कर बल पर निर्भर करता था। फ्लेम बॉडी के साथ हर हमला एक जलते हुए उल्का जैसा होता था। फिर वो सीधा वू सिद्धुओं की ओर बढ़ा। धमाका! दोनों फिर पीछे उछल गए। वू सिद्धुओं लुढ़क कर खड़ी हो गई। उसका शरीर चोटों से भरा था। इसके हमले बहुत दर्दनाक हैं। येवू भी उठ खड़ा हुआ। वू सिद्धुओं ने सोचा, मैं उसकी रफ्तार पकड़ नहीं सकती और उसकी मार भी ज्यादा देर नहीं सह सकती। उसने गहरी सांस ली। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। रोशनी चमकी और सफ़ेद सुनहरे दस्ताने और कंधों की प्लेटें प्रकट हो गईं। अब वो 4 बैटल आर्मर पीस से लैस थी। तीसरी टक्कर में इस बार येवू पीछे उछल गया।
मौका देखकर वो सिद्धुओं ने मार्शल सोल बदली और हेल रश के साथ उस पर टूट पड़ी। स्टेज के बाहर सोंगलिन स्तब्ध रह गई। पहली कक्षा की छात्रा के पास 4 बैटल आर्मर पीस। दर्शकों में लोई गुइशिंग मुस्कुराया, लेकिन ठीक उसी पल येवू के चारों ओर की आग नीले रंग की हो गई। वो सिद्धुओं जलने लगी, उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी घटने लगी। जब उसने वार किया, येवू की बाहों पर नीला बैटल आर्मर उभर आया। दोनों ने एक दूसरे को धकेला। वो सिद्धुओं ने उसे फिर पीछे भेज दिया। येवू हवा में संतुलन बनाते हुए पीछे हटा और अपने 8 बैटल आर्मर पीस पहन लिए। अब उसकी गति और शक्ति दोनों दुगनी हो चुकी थी। वो सिद्धुओं समझ गई कि अब मैं उसके हमलों को नहीं रोक सकती। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपना बैटल आर्मर वापस बुला लिया। उसके शरीर पर जनजातीय पैटर्न चमकने लगे। ये उसके सोल फ्यूजन स्किल हेल वाइट टाइगर की तैयारी थी। एक विशाल, अधिक ठोस हेल वाइट टाइगर की छाया उसके चारों ओर प्रकट हुई। उसके प्रकट होते ही आसपास की जगह मुड़ने लगी। ये वू की मार्शल सोल थी, फ्लेम बॉडी। ये एक ऐसी मार्शल सोल थी जिसमें आक्रमण और रक्षा दोनों का समावेश था, लेकिन उसने एक अलग ही रास्ता चुना था। अपने चारों ओर की हवा को आग के विस्फोटों में बदलकर और उनसे खुद को आगे धकेलते हुए वो एक असामान्य फुर्ती प्रकार यानी एजिलिटी टाइप बन गया था। अपनी क्षमताओं के तालमेल से वो अपने से एक रिंग ऊपर के फुर्ती प्रकार से भी तेज था। हालांकि वो इतनी चौंकाने वाली गति केवल सीधी रेखा में ही दिखा सकता था। अपने भरपूर युद्ध अनुभव के आधार पर वू सिद्धुओं समझ चुकी थी कि सीधी टक्कर में वो नुकसान में रहेगी, इसलिए उसने बगल की ओर हटना चुना। उसका निर्णय सही साबित हुआ। पीछे मुड़कर ये वू को बड़े चक्र में घूमते हुए देखते हुए वू सिद्धुओं ने अपनी मार्शल सोल को बुलाया। उसकी मांसपेशियों में शक्ति की लहर दौड़ गई और उसका कद पहले से बड़ा लगने लगा। उसके बालों में काले और सफ़ेद रंग की धारियां उभर आईं और उसकी गर्दन पर रोएं उगाए। फिर उसकी बाहें मोटी और मजबूत हो गई और उसके नाखून पंजों में बदल गए। उसका रूपांतरण पूरा हुआ। ये था उसका व्हाइट टाइगर फॉर्म। ये वू घूमना पूरा कर चुका था और तेजी से वू सिद्धुओं की ओर बढ़ रहा था। जब उसने उसका भारी भरकम रूप देखा तो उसके गाल फड़क उठे। आजकल लड़कियों को क्या हो गया है? सबकी मार्शल सोल इतनी डरावनी और ताकतवर क्यों होती जा रही हैं? सफ़ेद धुंध की तरह वू सिद्धुओं ने अपनी बाहें फैलाकर पंजे तैयार कर लिए। इस बार वो सीधे मुकाबला करेगी। ये वो बिजली की तरह तेज था। पलक झपकते ही दोनों टकरा गए। धमाके की गूंज पूरे अखाड़े में फैल गई। टक्कर से आग की लपटें फूट पड़ी। वू सिद्धुओं लगभग दर्जन भर मीटर पीछे फिसल गई, लेकिन खड़ी रही। वहीं दूसरी ओर ये वू की गति पूरी तरह रुक गई। शक्ति प्रकार और फुर्ती प्रकार की टक्कर में शक्ति प्रकार को बढ़त मिलती है। इसी वजह से वू सिद्धुओं ने व्हाइट टाइगर मार्शल सोल चुनी थी। इसकी शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली क्षमता से वो फुर्ती प्रकार को आसानी से बाधित कर सकती थी। अब दोनों का खून खौल रहा था। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ये वू ने जोरदार दहाड़ लगाई और उसके चारों ओर की आग जीवंत हो उठी। नारंगी से बदलकर आग जेड हरे रंग की हो गई और तापमान तेजी से बढ़ने लगा। हवा कांपने लगी। दर्जनों मीटर दूर खड़ी वू सिद्धुओं भी उस गर्मी को महसूस कर सकती थी। वू सिद्धुओं की व्हाइट टाइगर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। उसके पास केवल 3 सोल रिंग थी और अभी तक उसे दूसरा उपर्युक्त स्पिरिट सोल नहीं मिला था। उसकी तीसरी सोल रिंग चमकी और सुनहरी रोशनी उसके फर पर फैल गई। उसकी ताकत और बढ़ गई। एक कदम आगे बढ़ते ही वो ये वू की ओर झपटी। धुंधली सी हरकत के साथ ये वू किनारे की ओर मुड़ा और तेजी से गोल गोल दौड़ने लगा। ये वो फुर्ती प्रकारों में एक अजीब किस्म का था। वो फुर्ती पर नहीं, बल्कि अत्यधिक गति से टकराने वाली शक्ति पर निर्भर करता था। फ्लेम बॉडी के साथ मिलकर वो हर वार में एक धधकते उल्का जैसा था। लेकिन इस लड़ाई शैली के बड़े नुकसान भी थे। टीम के साथ तालमेल बिठाना उसके लिए बेहद कठिन था। फिर भी खून पसीने की मेहनत से वो तीसरी कक्षा का सबसे मजबूत फुर्ती प्रकार बन सका। ये वू ने परिधि छोड़ी और फिर से सीधा वू सिद्धुओं की ओर बढ़ा। वो आग की लकीर बन चुका था। गरजते धमाकों के साथ दोनों फिर टकराए और पीछे उछल गए। कई बार लुढ़कने के बाद वू सिद्धुओं फिर खड़ी हो गई। उसका शरीर चोटों और खरोंचों से भरा था। उसके वार बहुत दर्दनाक है। ये कोई सामान्य फुर्ती प्रकार नहीं है। ये वू भी जमीन पर लुढ़क कर खड़ा हुआ। आग के तत्वों की मदद से वो अपने प्रहार की शक्ति तुरंत बढ़ा सकता था। यही उसकी असली लड़ाई शैली थी। वू सिद्धुओं जान गई कि अब उसे कुछ और करना होगा। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। रोशनी की किरणें निकलकर उसके हाथों पर गॉन्टलेट्स और कंधों पर पॉल्ड्रन्स के रूप में बदल गई। अब उसके पास 4 पीस बैटल आर्मर थे। तीसरी टक्कर में इस बार ये वू पीछे उछल गया। वू सिद्धुओं अपनी जगह अडिग रही।
युद्ध का पलड़ा पलट चुका था। इसके बाद वू सिदुओ ने अपनी दूसरी मार्शल सोल पर स्विच किया और हेल रश के साथ झपटी। स्टेज के बाहर सॉन्ग लिन स्तब्ध रह गई। पहली कक्षा का छात्र और 4 पीस बैटल आर्मर, अविश्वसनीय। अंत में वू सिदुओ ने अपना अंतिम दांव खेला। उसने बैटल आर्मर हटा दिया और उसके शरीर पर जनजातीय पैटर्न चमकने लगे। ये उसकी सोल फ्यूजन स्किल का संकेत था। हेल व्हाइट टाइगर। उसके चारों ओर एक विशाल हेल व्हाइट टाइगर की छाया प्रकट हुई और उसके प्रकट होते ही आसपास की जगह मुड़ने लगी।